नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। तो चलिए बिना विलंब किए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा है भाग्येश दायमा। इन्होंने पूछा है, मेष लग्न, लग्नेश एकादश भाव में, छठे भाव में गुरु केतु युति और 12वें भाव में बुध राहु युति, परिवर्तन राजयोग लागू होगा? मेष लग्न, लग्नेश एकादश भाव में। तो देखा जाए तो मेष लग्न की कुंडली में लाभ भाव में कुंभ राशि बनती है, तो कुंभ राशि में लग्नेश का होना, यानी अगर अंश बल से वो बली है तो भाव तो उनको अच्छा मिला हुआ है। अब रही बात कि गुरु और बुध का परिवर्तन, निसंदेह यहाँ पर बुध का निचत्व भी भंग होगा और इस परिवर्तन से विपरीत, परिवर्तन राजयोग भी कहिए, विपरीत राजयोग लागू हो रहा है। तो हाँ, बिल्कुल ये राजयोग तो है, परंतु याद रखिएगा कि इस योग का जो प्रभाव है वो केवल और केवल संघर्ष, विपरीत परिस्थितियों में जाकर के भी जब जातक अपने अदम्य साहस का परिचय देता है तब उसकी कुंडली में जागृत होता है विपरीत राजयोग। जानकी खनैत, इन्होंने पूछा है, वृश्चिक राशि, विष योग की युति लग्न में हो, बुधादित्य योग दूसरे भाव में, चौथे भाव में गुरु मंगल की युति, 5वें भाव में राहु, 11वें भाव में केतु, तो जीवन कैसा रहेगा? सीधी सी बात है कि विष योग लग्न में ही बना हुआ है और ऐसे लग्नगत विष योग पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो हालांकि गुरु, देखा जाए तो गुरु और मंगल की युति जो है, चौथे भाव में आपने बताया है कि चौथे भाव में गुरु मंगल की युति है, तो गुरु केंद्र में है, ये अच्छी बात है। पर फिर भी लग्न में विष योग का हो जाना, वो भी वृश्चिक राशि में नीच के चंद्रमा के साथ शनिदेव का होना, मानसिक अशांति को और प्रबल मानसिक अशांति को तो ये प्रदर्शित करता ही करता है। ऊपर से ऐसे विष योग पर राहु की दृष्टि पड़ रही है जो कि मानसिक अशांति को बहुत ज़्यादा बढ़ा देने वाला है। तो कहीं ना कहीं जीवन में परेशानी, मानसिक अशांति बनी ही रहेगी। भोलेनाथ की आराधना करना ही ऐसे जातक के लिए श्रेष्ठ होगा। निशांत सिंघल जी हैं, इन्होंने पूछा है, सिंह लग्न, शनि सूर्य और गुरु दशम भाव में, राहु चंद्र और बुध एकादश भाव में, शुक्र अष्टम में, वैवाहिक जीवन कैसा होगा? सिंह लग्न, शनि सूर्य और गुरु दशम भाव में है, राहु चंद्र और बुध एकादश में, शुक्र अष्टम में, वैवाहिक जीवन ये जाना चाहते हैं। तो देखा जाए तो सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र का जाकर के उच्च राशि में बैठना और कुछ विचारणीय तथ्य तो यहाँ हैं, जैसे दसम भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं और दसम भाव में ही शनिदेव भी बैठे हैं। अब शनिदेव अपने ही भाव को, अर्थात सप्तम भाव को, अपनी ही राशि को देख रहे हैं। अब अपने भाव को देखने से उस भाव की वृद्धि करेंगे, परंतु शनिदेव का अपना स्वभाव है कि इससे संबंधित क्षेत्र में, जैसे कि ऐसा जातक व्यापार इत्यादि में जरूर सफलता हासिल करे, लेकिन शनिदेव की यहाँ विच्छेदात्मक दृष्टि अपने ही घर पर भी पड़ेगी तो लागू होगी, और उस अवस्था में दाम्पत्य जीवन से संबंधित परेशानियां, जैसे विवाह विलंबित होना। अब यहाँ एक और चीज है जो विचारणीय है कि सप्तम भाव, राहु चंद्र और बुध, तो सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, जो कि ठीक तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन तो होगा, क्योंकि शुक्र उच्च राशि में बैठे हैं, क्योंकि दाम्पत्य कारक बली है। तो दाम्पत्य कारक के बली होने से दाम्पत्य सुख तो मिलेगा, लेकिन वो दाम्पत्य सुख बहुत जबरदस्त हो ये नहीं कहा जा सकता। एक और पॉइंट, चूंकि गुरु के पीड़ित होने के कारण और सप्तम पर शनि की दृष्टि होने के कारण विवाह पहले तो विलंबित होगा, और विलंबित होने के बाद अगर मान लिया जाए, सपोज एक उदाहरण से समझिए कि इस जातक जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है, सपोज करिए कि इनका वैवाहिक जीवन बड़ा सुखद होता है, लेकिन इनका विवाह ही होता है लगभग बहुत विलंब से। तो अगर विचार करें आप, तो क्या आपको पता चलता है कि विवाह सुखद हुआ या दुखद? जवाब है दुखद, सुखद नहीं। क्यों? क्योंकि विवाह की जो उम्र सीमा तय है, जब शुक्र अपने सर्वाधिक चरम मजबूत स्थिति पर होता है, जब शुक्र के प्रभाव में जातक होता है। अब आज के इस परिवेश में सब कुछ भटक सा गया है,
जब शुक्र अपने चरम प्रभाव पर होता है उसी समय विवाह का सही समय होता है। उस समय आजकल विवाह नहीं हो रहा, तो यहां विलंब भी अगर हो जाता है, जबकि शनि की दृष्टि सप्तम पर है, तो विलंबित विवाह भी होता है तो भी उसको सुखद तो नहीं माना जाएगा। ये अलग बात है कि शुक्र उच्च राशि में है तो दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य तो कम से कम, दाम्पत्य जीवन तो होगा ही होगा। अब सामंजस्य कितना बैठ पाता है तो कुंडली मिलापक के बाद ही पता चलेगा। कुणाल पांडे जी हैं, इन्होंने पूछा है कि कन्या लग्न में पंचमेश शनि अष्टम में 18 अंश में वक्री हैं और अष्टमेश मंगल पंचम में 10 अंश पर हैं, दोनों ग्रह में कौन अच्छा फल देंगे, मंगल या शनि? दोनों ही अच्छा फल देंगे। सीधी सी बात है कि कन्या लग्न में मंगल का जाकर के पंचम में उच्च राशि में बैठना और पंचमेश का जाकर के कुंडली के अष्टम में नीच राशि का बैठना। अब यहां पर अब शनि का अष्टम में नीचत्व तो भंग हो जाएगा और अष्टम पति का जाकर के पंचम में बैठना रिसर्चर योग बना देता है। ऐसा जातक खोजी प्रवृत्ति का, वैज्ञानिक सिद्धांतों को मानने वाला, कुछ न कुछ नया करने की धुन वाला होता है, तो इस परिवर्तन को श्रेष्ठ ही माना जाएगा और ऊपर से इन दोनों ग्रहों को दृष्टि संबंध में भी देखा जाएगा। अब ये अलग बात है कि ये संतान विषयक जब चर्चा होगी तो वहां थोड़ी दिक्कत की स्थिति दर्शा रहे हैं। पंचमस्त मंगल पर शनि की दृष्टि का पड़ना गर्भपात की स्थिति को दर्शा रहा है, ये अलग बात है। लेकिन ज्ञान के दृष्टिकोण से, रिसर्च के दृष्टिकोण से, खोज के दृष्टिकोण से ये बहुत बढ़िया माना जाएगा। भावेश पटेल जी हैं, इन्होंने पूछा है कि वृषभ लग्न दूसरे में केतु 20 अंश पर, चौथे में गुरु 12 अंश पर और शुक्र 12 अंश पर, पंचम में सूर्य 27 अंश, छठे में मंगल और 6 अंश पर और बुध 8 अंश, अष्टम में चंद्रमा 27 और राहु 20, नवम में शनि 6 अंश और ये चलित में अगले भाव का फल दे रहे हैं। कौन सा रत्न धारण करूं? देखा जाए तो वृषभ लग्न की कुंडली में दूसरे भाव में आपने बताया है केतु हैं, चौथे में गुरु हैं, शुक्र जो है वो पंचम में है, अच्छी बात है, सूर्य 27 अंश पर। यहाँ कुल मिलाकर के देखा जाए तो शनिदेव दिखाई पड़ रहे हैं जो कि नवम में हैं और 6 डिग्री पर हैं और चलित में दसम का फल यानी अपने ही घर का फल दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ नीलम धारण करना श्रेष्ठ होगा। अगर नीलम आप एक बार पहन करके जरूर देख लें, नीलम फायदा करेगा ही करेगा। प्रकाश काले जी हैं, इन्होंने पूछा है कि मिथुन लग्न की कुंडली में भाग्य भाव में शनि की राशि कुंभ, शनिदेव छठे भाव में, 9वें भाव में देवगुरु, क्या मुझे भाग्य का साथ मिलेगा? 100% मिलेगा। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का भाग्य भाव में होना, शनि के साथ उनकी तात्कालिक मित्रता होने के कारण ये सम अवस्था में हो गए। तो अब उस अवस्था में देखा जाए तो जन्म कुंडली के 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति अति विशिष्ट कारक होते हैं। 2 केंद्रों के स्वामी होकर के जाकर के 9वें में केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाया सो अलग। अब भाग्यपति जाकर के षष्ठ में बैठे हैं तो इसके चलते भाग्य को कमजोर हुआ माना जाना चाहिए, लेकिन हुआ क्या है कि भाग्यपति जाकर के षष्ठ में कारक होकर के बैठ गए हैं। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल शनि का आपस में तात्कालिक मित्रता वाला संबंध हो तो ये अच्छी स्थिति हो जाएगी, फिर उस अवस्था में भाग्य का साथ मिलेगा। फिर ऊपर से देखा जाए तो भाग्यपति जो हैं देवगुरु बृहस्पति से केंद्र में हैं, तो देवगुरु बृहस्पति से भाग्य से देवगुरु केंद्र में और भाग्यपति से देवगुरु से भाग्यपति का केंद्र में हो जाना भाग्य को बल प्रदान करता है, तो निस्संदेह ये भाग्य प्रदायक है। विकास सोनी हैं, इन्होंने पूछा है मकर लग्न में सूर्य 14 डिग्री, मकर लग्न में सूर्य 14 डिग्री, मेष में गुरु 25 डिग्री के साथ है, शनि 1 डिग्री वक्री भी उच्च के हैं दसम में, इसका क्या प्रभाव होगा? देखा जाए तो मकर लग्न में शनिदेव का वक्र होना, वैसे मैं बता दूं कि सामान्य तथ्य तो ये कहता है कि उच्च राशि में जब वक्र होंगे तो नीच के समान फल देंगे, लेकिन मैंने आजमाया है कि पापक ग्रह अगर, विशेष करके शनिदेव जैसा ग्रह, पापक ग्रह मतलब शनिदेव, अगर नीच राशि में भी वक्र होते हैं, उच्च राशि में भी वक्र होते हैं, नीच में होते हैं तो उच्च के समान फल देते ही हैं, उच्च में भी होते हैं तो कोई विशेष नुकसान नहीं करते। आगे आपने पूछा है कि शुक्र केतु पंचम में साथ बैठे हैं, चंद्रमा सप्तम में, बुध तृतीय में नीच के हैं, मंगल अष्टम में, ये मेरे पुत्र की कुंडली की स्थिति है, क्या ये अपने जीवन में सफल हो पाएगा? क्या ये मुझे सुखी रखेगा? मेरा एक ही पुत्र है, मेरा भी मकर लग्न ही है, इसका क्या प्रभाव होगा? इसके भी चंद्रमा पर शनि और राहु की दृष्टि है, इसके भी मतलब आपके में भी है, तो आपसे बेहतर कौन जानता होगा अपने बच्चे की कुंडली, क्योंकि आप अपने जीवन के तो भुक्तभोगी हैं। तो जो घटनाएं आपके साथ कमोबेश घटित हो रही हैं उस तरह की परेशानियां इसके साथ भी आएंगी। देखिए, इसके साथ तो परेशानियां आनी ही आनी है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप इससे भरोसा, इसके ऊपर जो है इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो दे रखे हैं कि आपका पहले तो एक बेटा है, ऊपर से वो आपको सुखी रखे, इसकी जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर, आज ही उसके कंधे पर आपने डाल रखा है, तो कहां से उसका जीवन सुखद हो सकेगा? क्या जरूरत है कि वो आपको सुखी रखे? क्या ये तनिक भी मायने नहीं रखता कि वो जहां भी रहे स्वयं सुखी रहे?
क्यों इसकी आवश्यकता है कि वो आपको सुखी रखे। अब सवाल उठता है कि क्या ये बच्चों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि माता पिता को वो सुखी रखें? ये बच्चों की जिम्मेदारी बनती है, माता पिता की थोड़ी बनती है। तो माता पिता इसके लिए अपना सर दर्द क्यों करा रहे हैं? भाई माता पिता की जिम्मेदारी होती तो मैं मानता, आपकी जो जिम्मेदारी है आप निभा लीजिए, लेकिन ये आपके बच्चे की जिम्मेदारी है, वो जाने मानना चाहता है कि नहीं मानना चाहता है। अगर नहीं मानना चाहता तो क्या जबरदस्ती मनवाएंगे? मुझे लगता है कि वो सुखी रखे, इस बात का बोझ उसके कंधे पर न डाला जाए। मकर लग्न, मैं हमेशा इस लग्न को पारस कहा करता हूं, क्योंकि जिसको भी छू दे उसको आगे बढ़ा देता है, स्वयं अपने जीवन में संघर्ष तो करता ही रहता है। अब देखिए, आपने जैसा मुझे बताया कि मकर लग्न में ही सूर्य बैठे हैं, तो सीधी सी बात है, इस लग्न में सूर्य का जाकर के लग्नगत हो जाना स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को पहले तो ये प्रदर्शित कर रहा है। जीवन काल में कष्ट संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। अब कहीं ना कहीं व्यक्तित्व का संबंध बना है, व्यक्तित्व से संबंध बना है सूर्य का, तो जो व्यक्ति को प्रकाश में लाना चाहिए वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को गुप्त कर देंगे। अब ऊपर से आपने जैसा कहा कि शनि 1 डिग्री वक्री भी और उच्च के हैं, तो तुला राशि में बैठे हैं। मुझे लगता है कि ठीक है, शनिदेव धीरे धीरे ही सही चीज़ों को देंगे अवश्य। अब ये तो अलग है कि इस कुंडली में संघर्ष होगा, और ऊपर से आपने जैसा बताया कि चंद्रमा पर शनि और राहु की दृष्टि है, तो चंद्रमा पर शनि और राहु की दृष्टि का मतलब आप समझते ही हैं, बहुत ज़्यादा मानसिक अशांति और परेशानी। आजकल पहले तो एक बच्चों का होना, अब एक बच्चे जब हैं तो सीधी सी बात है कि हर किसी को उनसे ही अपेक्षा हो जाती है, मजबूरी भी है। अब उनसे जब अपेक्षा हो जाती है तो बाल्यकाल से 2 ही प्रकार के स्थिति में होते हैं, या तो सब के सब उनके ऊपर ही ध्यान रखे हुए हैं। एक समय पूर्व की अगर बात करें तो बहुत सारे बच्चे होते थे, कई बार तो लोगों को अपने बच्चे याद भी नहीं रहते थे कि कौन है यहाँ पर और कौन उपस्थित नहीं है यहाँ पर। तो उस समय की स्थिति में और अब में अंतर यही है कि अब बहुत से बच्चे तो नहीं होते, लिमिटेड है, 1 हो रहा है या 2। उस अवस्था में सबका ध्यान उसी पर है। अब ये ध्यान भी उसके लिए बड़ा मुश्किल उत्पन्न कर देता है। यहाँ भी कमोबेश वही होगा। ठीक है, आपका बच्चा, इसको पूजा पाठ कराइए, उसको सही मार्ग दिलाइए। और आपने अगर जीवन में, चूंकि आप मकर लग्न के हैं और आपने लिखा है कि इसके भी, यानी मुझे लगता है कि आपकी भी कुंडली में ऐसी स्थिति है कि चंद्रमा शनि और राहु से दृष्ट हैं, फलतः मानसिक अशांति और परेशानी तो आपने कमोबेश देखी ही होगी। वो इस बालक को भी देखना पड़ेगा। बचाव है, भोलेनाथ की आराधना अभी बाल्यकाल में है। सोच के देखिए, अभी से अगर ये शिव जी की आराधना करने लगे तो इसका समय आते आते तो ये हर तरह की परेशानियों से बाहर निकल आएगा। तो अभी से ही संस्कार डालिए। आपने अपने जीवन में क्या देखा, आप मकर लग्न के होकर के क्या पाए, भूल जाइए। आपके पास एक ही विकल्प है कि अब आपको मार्ग मिल रहा है अपने बच्चे के लिए। इस उम्मीद में नहीं कि ये ठीक हो जाए तो आपका कुछ करेगा, इस उम्मीद में कि मेरा चाहे जैसे भी है वैसे मैं रह लूंगा, इसका ठीक हो जाए। यही उम्मीद होनी चाहिए। करिए, इसको आगे बढ़ाइए, संस्कार डालिए। सागर मेहरा हैं, इन्होंने पूछा है, कन्या लग्न, चतुर्थ भाव में शनि 25 डिग्री, पंचम में राहु 12 डिग्री, नवम में मंगल 1 डिग्री, एकादश में गुरु 7 डिग्री हैं और शुक्र 16 डिग्री, केतु 12 डिग्री, द्वादश में सूर्य 5 अंश पर और चंद्रमा 29 अंश, बुध 14। मैं इतना दुबला पतला हूं कि शरीर की हड्डियां दिखती हैं, क्या जीवन भर ऐसा ही रहूंगा? कन्या लग्न, चतुर्थ भाव में शनि बैठे हैं। अच्छा, पहले तो लग्न और लग्नेश की स्थिति को देखिए। तो आपने कहा है कि लग्नेश सूर्य चंद्र बुध ये 24 डिग्री पर, कहां पर, 12वें में बैठे हैं। अच्छा, तो कन्या लग्न और सिंह कन्या, यानी सिंह राशि में सब ग्रह जाकर के बैठे हैं, तो अग्नि तत्वीय राशि है। और अग्नि तत्वीय राशि में लग्नेश का जाकर के बैठना, और 12वें के स्वामी भी वहीं बैठे हुए हैं। चंद्र कुंडली को अगर देखा जाए तो चंद्र कुंडली सिंह लग्न की बनेगी, वहां सूर्य वहीं पर 12वें में बैठे हैं, सब एक साथ ही हैं। ये देखिए ऐसा दर्शा रहा है कि अब ठीक है, समय के साथ जरूर हड्डियों शरीर पर थोड़े मांस तो चढ़ी जाएंगे, लेकिन हाँ, बहुत हट्ठा कट्ठा वाला शरीर जैसा होता है, एकदम बहुत, एक होता है थुल शरीर, वो तो नहीं मिल पाएगा आपको, क्योंकि जल तत्व में मिलता है। अग्नि तत्व में पुष्ट शरीर होता है, लेकिन मुझे लगता है कि एकदम से जैसा आप मुझे बता रहे हैं कि हड्डियां गिनने में आ जाती हैं, ऐसा नहीं होगा। वक्त के साथ धीरे धीरे ये सिंह का जो शरीर है, ऊपर से थोड़ा सा पतला, नीचे से चौड़ा इत्यादि, वो आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। समय के हिसाब से थोड़ा सा वेट करिए, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अब एकदम से बहुत ज़्यादा शरीर बहुत फैल जाए, फैलने वाला शरीर आपका नहीं है, वो नहीं फैलेगा। प्रतीक मिश्रा जी हैं, इन्होंने पूछा है, वृश्चिक लग्न में वर्गोत्तमी गुरु षष्ठ में है, द्वादश में शुक्र और बुध हैं, नौमांश चक्र में बुध नीच राशि में है, गुरु शुक्र और बुध का यह दृष्टि संबंध कैसा रहेगा? गुरु की महादशा कैसी रहेगी?
वृश्चिक लग्न में वर्गोत्तमी गुरु षष्ठ में, अर्थात मेष राशि में वर्गोत्तमी गुरु बैठे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात, गुरु अच्छा फल देंगे। द्वादश में शुक्र और बुध का होना, आपने कहा कि नवमांश में बुध नीच के हैं, तो ठीक है, उनका नीचत्व भंग भी अगर हम माने, हालांकि नीचत्व भंग नवमांश में होना चाहिए, जन्मांक में तो नहीं। जन्मांक में जैसा कि आपने बताया कि शुक्र बुध की युति जन्म कुंडली के 12वें भाव में बनी हुई है, तो यहाँ दो शुभ ग्रह और एक शुभ ग्रह की दृष्टि जातक को परोपकारी बनाने वाला है, सही दिशा में सन्मार्ग पर धन खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला है। शुक्र का 12वें में होना जातक को अति सौभाग्यशाली बना देता है। ये अलग बात है कि ऐसा जातक अपने सुखों पर ही व्यय करने के लिए आतुर रहता है, पर फिर भी ये स्थिति अच्छी है आपके जीवन काल के लिए। और ऊपर से जैसा आपने कहा गुरु की दशा कैसी रहेगी, मैं समझता हूं कि वृश्चिक लग्न की कुंडली गुरु षष्ठ में जरूर है, सो पेट से संबंधित परेशानी तो देंगे ही देंगे, पर फिर भी ये गुरु की दशा आपके लिए कहीं ना कहीं श्रेष्ठ फल प्रदायक ही होने वाली है। गुरु से आपको अच्छा ही लाभ मिलेगा। अरुण कुमार जी हैं, इन्होंने पूछा है कुंभ लग्न के द्वितीय भाव में शनि केतु, पंचम में शुक्र मंगल, सप्तम में सूर्य, अष्टम में बुध राहु, एकादश में गुरु चंद्र, चंद्र सूर्य गुरु युवावस्था में, राहु काल शुरू होने को है, जीवन काल कैसा है, बहुत परेशानी से गुजर रहा हूं। कुंभ लग्न के द्वितीय भाव में शनि केतु, पंचम में शुक्र मंगल, सप्तम में सूर्य, अष्टम में बुध राहु, अष्टम में बुध राहु, अच्छा, एकादश में गुरु चंद्र। तो एकादश में गुरु चंद्र यानी कि धन मकर कुंभ धनु राशि के हैं आप। 7.5 आपको चल रही थी, वैसे तो गजकेसरी योग आपके लाभ भाव में ही है, बहुत बढ़िया स्थिति है। देखा जाए तो गुरु का द्वितीय भावपति बनकर के जाकर के लाभ में बैठना महाधनी योग है, तो कुंडली तो आपकी बहुत अच्छी बन रही है। रही बात राहु काल के, अर्थात राहु की दशा शुरू होने जा रही है, राहु की दशा से भी थोड़ी परेशानी तो होगी क्योंकि अष्टम में है, लेकिन फिर भी ये राहु आकस्मिक धन लाभ भी कराएंगे और कुछ अच्छा ज्ञान भी आपको दिलाएंगे। संभव है कि तंत्र मंत्र ज्योतिष में आपकी रुचि भी जगाएं। 7.5 को समाप्त हो जाने दीजिए, बस अब अपने आखिरी चरण में ही है, बस गिनती के दिन बाकी हैं, जनवरी आते आते आप धीरे 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 राहत पाएंगे। रमन जी हैं, इन्होंने पूछा है कि वृश्चिक लग्न, सप्तमेश शुक्र 10 हाउस में यानी 10वें घर में, गुरु की 9वीं दृष्टि से दृष्ट सूर्य राहु बुध 11वें भाव में। वृश्चिक लग्न, सप्तमेश शुक्र 10वें घर में, गुरु की 9वीं दृष्टि से दृष्ट सूर्य राहु बुध 11वें हाउस में, शनि केतु की 7वीं दृष्टि से दृष्ट। पत्नी और दाम्पत्य कैसा होगा? वृश्चिक लग्न, सप्तमेश शुक्र 10वें घर में बैठे हैं, गुरु की दृष्टि से दृष्टि, तो बहुत अच्छी बात है। सूर्य राहु बुध 11वें हाउस में बैठे हैं, शनि केतु की 7वीं दृष्टि से दृष्ट। अब देखा जाए तो शनि केतु की 7वीं दृष्टि का मतलब है कि शनि पंचम में है, पंचमस्थ शनि की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी और साथ ही साथ राहु की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी। ये तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी की स्थिति को दर्शा रहा है। चूंकि शुक्र जो है दशम में बैठे हैं, गुरु की दृष्टि से दृष्ट, सो दाम्पत्य होगा, दाम्पत्य सुखद भी होगा, लेकिन शनि की दृष्टि होने से दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी परेशानियां तो निरंतर, क्योंकि शनि और राहु का संबंध सप्तम से बन रहा है, तो ये दाम्पत्य जीवन में परेशानियों को तो प्रदर्शित कर ही रहे हैं कि दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी थोड़ी सी रहेगी। बाकी ये बात अलग है कि कुंडली मिलाकर के विवाह हुआ है या नहीं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये प्रश्न है ईशानजित के राय, इन्होंने पूछा है कि आपका नाम देख लीजिएगा जो भी हो। तुला लग्न में कालसर्प दोष, केतु प्रथम भाव में, राहु सप्तम में है, क्या मैं गोमेद और लहसुनिया को एक साथ पंच धातु की अंगूठी में पहन सकता हूं? क्यों पहनना चाहते हैं? कालसर्प है इसलिए दोनों को एक साथ जोड़ के और अच्छा मजबूत उनको बल दिया जाए। देखिए, तुला लग्न की कुंडली में केतु लग्नगत हैं, फलतः निसंदेह है तो ये दोनों के दोनों ग्रह इस लग्न में अच्छा फल देने वाले। लग्न में होने के कारण कहीं ना कहीं आपसे बेहतर कौन जानता है कि ये मानसिक अशांति, मन की वृत्ति को बहुत ज्यादा, चित्त को अशांत करने का ये काम करते हैं। अब ऊपर से आप राहु केतु का रत्न क्यों धारण करेंगे? क्या आवश्यकता है? मुझे नहीं लगता उसके रत्न धारण किए जाने चाहिए, बल्कि तुला लग्न की कुंडली है तो शनिदेव की स्थिति को देखिए, वो कहां बैठे हैं, किस स्थिति में बैठे हैं, उनके रत्न धारण करिए। जरूरी नहीं कि करना ही है, अगर वो अच्छी स्थिति में नहीं है तो उनका भी रत्न मत पहनिए, पर वो अच्छी स्थिति में है तो उनके रत्न धारण करिए। हर्षित त्रिवेदी हैं, इन्होंने पूछा है मेरी कर्क राशि और वृषभ लग्न की कुंडली में लग्न में सूर्य प्लस मंगल प्लस बुध की युति, चौथे भाव में राहु, लाभ भाव में गुरु, 12वें भाव में शनि और शुक्र की युति है, तो कालसर्प योग के कारण दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी होगी। मेरी कर्क राशि और वृषभ लग्न की कुंडली में लग्न में सूर्य मंगल बुध, चौथे भाव में राहु, लाभ में गुरु, 12वें में शनि शुक्र की युति, कालसर्प योग के कारण दाम्पत्य नहीं, कालसर्प योग के कारण दाम्पत्य में नहीं, गृह कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। यहां पर चौथे और 10वें का संबंध है, तो ये गृह कलह की स्थिति को प्रदर्शित करता है, जीवन में धोखे को प्रदर्शित करता है, मित्र से, पड़ोसी से, जो जिनको आप चाहते हैं उनको, जिनको आप जानते हैं उनको, जिन पर आप विश्वास करेंगे उनसे धोखा मिलने को ये प्रदर्शित कर रहा है। बाकी और कुछ नहीं, कार्य क्षेत्र में भी छोटे मोटे उतार चढ़ाव परेशानी को ये प्रदर्शित कर रहा है। दाम्पत्य, अब दाम्पत्य तो घर में ही आता है। होता क्या है कि अब घर, गृह कलह मतलब दाम्पत्य भी उसमें संभव है कि हो जाए, लेकिन मूलतः दाम्पत्य घर का ये भी हो सकता है ना कि आपकी शादी न हुई हो तो उनके लिए भी तो गृह कलह हो सकता है, तो ये उनके लिए है मूलतः।
लेकिन संभव है कि अब घर की बात चल रही है तो पत्नी भी आ जाए, यानी जीवन साथी भी उसमें आ जाए उस दायरे में, तो दाम्पत्य जीवन में भी कलह हो सकता है। प्रियम दुबे हैं, इन्होंने पूछा है अगर मेष लग्न की कुंडली हो और सारे ग्रह युवावस्था के हों तथा शनि गुरु बुध वक्री हों तो प्रभाव कैसा होगा। कुंडली किसी भी लग्न की हो, सारे ग्रह यदि युवावस्था में है तो ये तो बहुत अच्छी स्थिति है, वो चाहे किसी भी स्थिति में, पर युवावस्था में है तो सीधी सी बात है, इसका कहने का मतलब है कि ये तत्व सारे के सारे आपके अंदर बड़ी मजबूत स्थिति में पड़े हुए हैं। अब अगर आप देखें तो सारे के सारे ग्रह जब एक मजबूत अवस्था में पड़े हुए हैं तो ये देखने की आवश्यकता है कि आपके लग्नेश कितने बली हैं। अगर लग्नेश बली है तो निसंदेह ऐसा जातक, चाहे कुंडली में बाकी की स्थिति कैसी भी हो, उसके पास क्षमता है और अपनी क्षमताओं की बदौलत निसंदेह वो जीवन में कुछ बड़ा कर सकता है, कुछ अच्छा कर सकता है, कुछ श्रेष्ठ कर सकता है। भारत प्रजापत, इन्होंने पूछा है वृश्चिक लग्न में बुध षष्ठ भाव में एवं शुक्र अष्टम भाव में दोनों अकारक ग्रह विपरीत राजयोग में है तो इसका क्या मतलब हुआ। देखिए मतलब तो कुछ नहीं हुआ, मतलब बस इतना ही हुआ कि अब आप पहले तो अपने लग्नेश को देखिए उनकी स्थिति कैसी है। अगर लग्नेश मजबूत हैं तो विपरीत राजयोग का एक ही मतलब है कि क्या आप दुस्साहसी हैं, क्या आपके अंदर इतना साहस है कि परिस्थितियों के विपरीत जाकर सदैव धारा के विपरीत तैरने के लिए आप तैयार रहते हो। और अगर आपका जवाब हां है तो निसंदेह फिर विपरीत राजयोग का मतलब हुआ ये आपको कहां से आप आए हैं, किस स्थिति में है, भूल जाइए, जमीन से नहीं फर्श से अर्श तक पहुंचा देगा। पर आपको उसके लिए दुस्साहसी होना पड़ेगा, दुस्साहस करना पड़ेगा जीवन काल में। अर्जेंदु पाढ़ी, इन्होंने पूछा है मिथुन लग्न में शनि 8वें भाव का स्वामी होकर 5वें में भाव में शुक्र के साथ हो तो क्या फल होगा। मिथुन लग्न में शनि 8वें भाव का स्वामी होकर 5वें भाव में शुक्र के साथ हो, ठीक है, अष्टम पति का जाकर के पंचम में और भी शुक्र के साथ बैठना ये रिसर्चर योग बनाता है, खोजी प्रवृत्ति का बनाता है। ऊपर ही इस तरह का एक प्रश्न था जहां जवाब मैंने दिया था, ये बहुत बढ़िया है। सोनम आर्त्सा, इन्होंने पूछा है कि वृषभ लग्न में पंचम भाव में बुध 20 अंश हस्त नक्षत्र में सूर्य मंगल के साथ बैठे हैं तो क्या मैं पन्ना धारण कर सकता हूं। वृषभ लग्न में पंचम भाव में बुध 20 डिग्री 20 अंश के साथ हस्त नक्षत्र में, ठीक है, सूर्य मंगल के साथ, हाँ जी बिल्कुल धारण किया जा सकता है पन्ना, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। क्योंकि बुध अगर अस्त भी होंगे, अब 12 अंश से ऊपर है तो बुध अस्त होकर के, शुक्र अस्त होकर के और ज्यादा, बुध 12 अंश से ऊपर अस्त होकर के और शुक्र शनि अस्त होकर के एक जैसा ही फल देते हैं। पुनीत अवस्थी जी का प्रश्न है मेरी कुंडली वृश्चिक लग्न की है और लग्न में गुरु 16 अंश के वक्री हैं और गुरु की महादशा चल रही है, मेरे लिए कैसा परिणाम होगा। 5 और 9 घर खाली है। वृश्चिक लग्न की कुंडली और लग्न में गुरु का होना ठीक है, इस लग्न में गुरु सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, वक्र होने से भी कोई दिक्कत नहीं है और मैं समझता हूं कि इनकी दशा अंतर्दशा आपके लिए लाभप्रद होनी चाहिए। किसी भी घर के आसपास के मंदिर में जाया करिए, मंदिर का दर्शन किया करिए, देवता की सन्निधि यानी मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना, उनकी कृपा आपको प्राप्त हो तो आप वैसे भी हर तरह की परेशानी से दूर हो जाएंगे और मैं समझता हूं कि गुरु की दशा आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फलप्रदायक सिद्ध होगी। तो प्रिय दर्शकों, आज इतने ही प्रश्नों को लेकर के आप सबके सम्मुख इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं जिन दर्शकों के प्रश्न का जवाब इस कार्यक्रम में आपको प्राप्त हुआ, आपकी जिज्ञासा शांत अवश्य हुई होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।